गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड में अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन जो हमारी बुक है, सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर पूंजी संरचना के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। पूंजी संरचना क्या होती है? पूंजी संरचना में पूंजी के विभिन्न जो साधन हैं उन साधनों का परस्पर अनुपात निर्धारित किया जाता है कि संस्था की जो हमें पूंजी की कुल मात्रा होगी उस कुल मात्रा में किस साधन का कौन सा भाग होगा। मतलब कितनी पूंजी ऋण पूंजी से ली जाएगी, कितनी अधिमान अंश से ली जाएगी, कितनी समतांशों से, कितनी प्रतिधारित अर्जनों से हम पूंजी की व्यवस्था करेंगे। इन साधनों का परस्पर अनुपात पूंजी संरचना कहलाता है। पूंजी संरचना के संबंध में कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। उन सिद्धांतों को ध्यान में रख कर के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, संस्था की जो समग्र लागत है पूंजी की उसको कम कर सकते हैं और फर्म के कुल मूल्य को हम अधिकतम कर सकते हैं। इस प्रकार पूंजी संरचना के सिद्धांत में हमें यह ध्यान रखना है कि हम पूंजी संरचना का वह प्रारूप निर्धारित करें जिससे स्वामियों को उपलब्ध आय और फर्म के कुल मूल्य को अधिकतम किया जा सके और ऋण की का स्तर पूंजी की समग्र लागत को कम किया जा सके। पूंजी संरचना के संबंध में 4 सिद्धांत हैं। फर्स्ट है शुद्ध आय सिद्धांत। शुद्ध आय सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड डूरंड के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन से संस्था की पूंजी की लागत और कुल मूल्य प्रभावित होता है। एक संस्था अपनी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी में वृद्धि करके पूंजी की लागत में कमी कर सकती है और संस्था के कुल मूल्य को बढ़ा सकती है। समतांश पूंजी पर प्रत्याय में वृद्धि होने से संस्था के समतांशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी एवं समतांशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होने से संस्था के कुल मूल्य में वृद्धि होगी। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार किसी संस्था की अनुकूलतम पूंजी संरचना वह होगी जहां संस्था की पूंजी की लागत न्यूनतम हो और संस्था का कुल मूल्य अधिकतम हो सके। इसमें रेखाचित्र द्वारा भी समझाया जा सकता है। रेखाचित्र में एक्स रेखा अक्ष पर तो उत्तोलक की मात्रा और वाई अक्ष पर समता पूंजी की लागत और ऋण पूंजी की लागत तथा पूंजी की कुल लागत को प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि लीवरेज की मात्रा बढ़ने पर समता व ऋण पूंजी की लागत अपलिखित रहती है जबकि पूंजी की कुल लागत घटती है। आदर्श पूंजी संरचना वहाँ उसे कहते हैं जहाँ पर ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है और जो डिबेंचर की कॉस्ट है उसके निकटतम हो। इस स्तर पर पूंजी की लागत न्यूनतम होगी तथा फर्म का जो बाजार मूल्य है वह अधिकतम होगा। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि इस सिद्धांत में आयकर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी की लागत से हमेशा कम ही रहती है। ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी की लागत स्थिर रहेगी, अर्थात ऋण पूंजी में वृद्धि होने पर ऋणदाताओं एवं समताधारियों की दृष्टि से संस्था अधिक जोखिमपूर्ण नहीं होगी। लाभ। इस सिद्धांत से निम्नलिखित लाभ है कि यह सिद्धांत अनुकूल वित्तीय उत्तोलक पर बल देता है। यह सिद्धांत पूंजी संरचना में ऋण का पूंजी की औसत लागत पर प्रभाव को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के कुछ दोष भी है। यह सिद्धांत पूंजी संरचना प्रबंध के लिए अपर्याप्त है। यह सिद्धांत कुल पूंजीकरण में ऋण की मात्रा बढ़ने से जो जोखिम बढ़ती है उस जोखिम को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अगर ऋण की मात्रा बढ़ती है तो संस्था में जोखिम बढ़ती है, तो संस्था की ओवरऑल कॉस्ट सामान्यतः बढ़ जाती है। लेकिन यह सिद्धांत इस चीज़ को नहीं मानता। यह मानता है कि जोखिम बढ़ने पर भी लागत सेम ही रहेगी। गणना। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित गणनाएं की जाती है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इस प्रकार निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट होगा, V = S+D होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? जो भी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसे डिवाइड करेंगे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इसे डिनोट करेंगे S = E/KE। ई से है आशय हमारा EBIT माइनस इंटरेस्ट। शुद्ध आय सिद्धांत के अनुसार संस्था की पूंजी की जो समग्र लागत है उसका सूत्र इस प्रकार है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल = अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। इसे शॉर्ट में लिखेंगे EBIT/V × 100। इस प्रकार स्टूडेंट्स क्लियर है। टोटल वैल्यू निकलेगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट तो हमें प्रश्न में दी गई होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हम लोग फॉर्मूला है EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन KE, और फिर हम निकालेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल EBIT/V × 100। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। भवानी लिमिटेड का कुल रुपए 20 लाख के विनियोग पर 3 लाख रुपए की परिचालन आय होने की संभावना है।
इस संबंध में अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं। यदि समता पूंजीकरण की दर फर्स्ट है 10% जब कंपनी ऋण का उपयोग नहीं करती है, 11% जब कंपनी 5 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी करती है, 12% जब कंपनी 10 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी करती है। यह मान लीजिए कि कंपनी 10% ब्याज पर ऋण पत्र जारी करके 5 लाख रुपए प्राप्त कर सकती है तथा 12% ब्याज पर 10 लाख रुपए प्राप्त कर सकती है। आपको शुद्ध आय सिद्धांत के अनुसार फर्म का कुल मूल्य, समतांशों का मूल्य और समग्र पूंजी की लागत की गणना करनी है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, हम लोग टेबल बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ भवानी लिमिटेड। हम लोग देखते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम फर्स्ट हमारे ऑप्शन है जब कोई ऋण पत्र नहीं है, नो डेब्ट है। सेकंड में हमारे पास 5 लाख के ऋण पत्र है। थर्ड में हमारे पास 10 लाख रुपए के ऋण पत्र है। तो EBIT हमारे तीन दशाओं में 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख रहेगी। लेस कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग लेस करेंगे। फर्स्ट में तो नील होगा, सेकंड में हमारे पास 10% 5 लाख का होगा तो 50,000 लेस करेंगे। थर्ड ऑप्शन में 12% 10 लाख का तो 1,20,000 रुपये हम इंटरेस्ट लेस करेंगे। ये लेस करके हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गई है 3 लाख, 2,50,000 और 1,80,000। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें दी गई है क्वेश्चन में 10%, 11% और 12%। तो हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये आ गया है 30 लाख, 22,72,727 और 15 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट फर्स्ट ऑप्शन में नील है, सेकंड में 5 लाख, थर्ड में 10 लाख। इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी हमारे पास 30 लाख, 27,72,727 और 25 लाख। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है EBIT/V × 100। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 3 लाख अपॉन 30 लाख × 100 इक्वल टू 10%। सेकेंड और थर्ड में भी इस प्रकार हम निकाल लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद हमारा सेकंड सिद्धांत है शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। यह सिद्धांत भी डेविड डूरंड के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत शुद्ध आय सिद्धांत से पूर्णतः विपरीत है। इस सिद्धांत विपरीत कैसे है? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार संस्था की पूंजी संरचना में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का संस्था के कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संस्था की पूंजी की जो लागत है वह हमेशा स्थिर ही रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई पूंजी संरचना अनुकूलतम नहीं होती है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि पूंजी संरचना संस्था की समस्त पूंजी की लागत और संस्था के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इस प्रकार यह सिद्धांत पूंजी संरचना को कोई महत्व नहीं देता है। इसे रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। एक्स अक्ष पर उत्तोलक की मात्रा है, वाई अक्ष पर हम लोग पूंजी की लागत देखते हैं। रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि उत्तोलक की मात्रा में वृद्धि का ऋण पूंजी की लागत व पूंजी की कुल लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु समता पूंजी की लागत उत्तोलक की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। समता पूंजी की लागत में वृद्धि सस्ती ऋण पूंजी के प्रयोग करने से होने वाले लाभ के प्रभाव को शून्य कर देती है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी की कुल लागत के स्थिर रहने के फलस्वरूप प्रत्येक पूंजी संरचना आदर्श संरचना होगी। इस सिद्धांत की मान्यता इस प्रकार है, संस्था की कुल पूंजी को ऋण व समता पूंजी में विभाजन करना महत्वहीन है, क्योंकि विनियोजकों द्वारा संस्था का मूल्यांकन समग्र रूप में किया जाता है। प्रत्येक पूंजी संरचना प्रत्येक स्तर पर व्यवसायिक जोखिम स्थिर रहती है। समग्र पूंजीकरण की दर भी स्थिर रहती है। ऋण पूंजीकरण की दर स्थिर है, निगम का अस्तित्व में नहीं है। कम लागत वाली ऋण पूंजी के उपयोग में वृद्धि से समता अंशधारियों की वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है, जिससे समता पूंजी की पूंजीकरण की दर में वृद्धि होती है एवं कम लागत वाली ऋण पूंजी के उपयोग से प्राप्त होने वाले संपूर्ण जो लाभ है वह समाप्त हो जाते हैं। इसमें हम वैल्यू ऑफ फर्म की गणना इस प्रकार करते हैं, EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसके लिए हम लोग देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। समता पूंजी की लागत की गणना इस प्रकार की जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, KE इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन S। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। इस सिद्धांत से लाभ यह है, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत फर्म की कुल मूल्य निर्धारण में शुद्ध परिचालन आय की भूमिका पर जोर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार विनियोग प्रस्तावों की स्वीकृति फर्म के कुल मूल्य व शुद्ध परिचालन आय के संबंध पर
आधारित होती है। इस सिद्धांत का दोष यह है कि यह किसी भी पूंजी संरचना की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। इसमें ऋण समता मिश्रण का निर्धारण भी अर्थहीन है। थर्ड सिद्धांत है हमारे पास मोदी गिलानी मिलर सिद्धांत या MM सिद्धांत। मोदी गिलानी मिलर सिद्धांत में जब निगम करों का ध्यान में नहीं रखा जाता है तो यह सिद्धांत शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के अनुसार होता है, और जब निगम करों को ध्यान में रखा जाता है तो यह सिद्धांत जो हमारा फर्स्ट सिद्धांत है शुद्ध आय सिद्धांत, उसके अनुसार हो जाता है। फर्स्ट, मोदी गिलानी मिलर सिद्धांत जब निगम कर अनुपस्थित हो। निगम करों की अनुपस्थिति में मोदी गिलानी मिलर सिद्धांत शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के समान है, अर्थात कोई पूंजी संरचना अनुकूलतम संरचना नहीं होती है। पूंजी संरचना का फर्म के कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि ऋण पूंजी समता पूंजी से सस्ती होती है तथा पूंजी संरचना में ऋण के अधिक उपयोग से समता अंशधारियों की प्रत्याशा में वृद्धि के कारण समता पूंजी की लागत में वृद्धि होती है। इससे ऋण की कम लागत का प्रभाव समता पूंजी की लागत में वृद्धि से प्रतिसंतुलित हो जाता है, अर्थात बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अधिक उपयोग समता पूंजी की लागत को प्रभावित करता है, किंतु संस्था की समस्त पूंजी लागत स्थिर रहती है। किसी संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का निश्चित सीमा से ज़्यादा उपयोग करने पर संस्था की वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है तथा इससे ऋण पूंजी की लागत बढ़ती है और समता पूंजी की लागत घटती है, और इस प्रकार ऋण व समता पूंजी की लागत को पुनः संतुलित हो जाता है। मोदी गिलानी मिलर सिद्धांत इस मान्यता पर भी आधारित है कि संस्था के कुल मूल्य निर्धारण में संस्था की परिचालन आय ही मुख्य तत्व होती है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना के अलावा अन्य दृष्टि से समान दो संस्थाओं की समस्त पूंजी लागत एवं संस्था का मूल्य अंतर प्रणन प्रक्रिया के कारण अलग अलग नहीं हो सकते। अंतर प्रणन प्रक्रिया से आशय है कि प्रतिभूति को कम मूल्य बाजार में खरीदना और अधिक मूल्य वाले बाजार में बेचना। इसे रेखाचित्र द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक्स अक्ष पर तो उत्तोलक की मात्रा है और वाई अक्ष पर हमारी पूंजी की लागत है। यह स्पष्ट करता है कि करों के अभाव में ऋण पूंजी व समता पूंजी के किसी भी अनुपात पर फर्म की ऋण पूंजी की लागत और पूंजी की औसत लागत स्थिर रहती है। अतः प्रत्येक जो पूंजी संरचना है वह आदर्श पूंजी संरचना होती है। कोई एक पूंजी संरचना अनुकूलतम नहीं होती है, सभी ही आदर्श पूंजी संरचनाएं हैं। अंतर प्रणन प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? जब हम किसी प्रतिभूति को कम मूल्य वाले बाजार से खरीदते हैं और अधिक मूल्य वाले बाजार में उसको जब हम बेचते हैं तो वह अंतर प्रणन प्रक्रिया कहलाती है। अंतर प्रणन प्रक्रिया में मूल्य विभेद का लाभ लेने के लिए एक ही प्रतिभूति को एक साथ विभिन्न बाजारों में खरीदा व बेचा जाता है। मोदी गिलानी मिलर सिद्धांत के अनुसार ऋणों के उपयोग से फर्म को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। इसमें लीवरेज वाली फर्म बिना लीवरेज वाली फर्म का कुल मूल्य एक समान ही होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो समान फर्में अपनी भिन्न भिन्न ऋण क्षमता के कारण भिन्न भिन्न मूल्य भी रखती है तो उन्हें संतुलित करने के लिए बाजार में अंतरप्रणन प्रक्रिया होगी और उसके कारण उनके बाजार मूल्य समान हो जाएंगे। इस प्रक्रिया की निम्नलिखित सीमाएं हैं। व्यक्तिगत उत्तोलक को निगम उत्तोलक का पूर्ण स्थापन मानना गलत है। प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने के लागत को स्वीकार न करना अवास्तविक है। विनियोजकों एवं निगमों की ऋण प्राप्ति की एक समान क्षमता नहीं हो सकती। करारोपण संबंधी प्रावधान निष्कर्षों की सफलता में बाधक है। अंतर प्रणन प्रक्रिया में संस्थागत प्रतिबंध भी बाधक हैं। बी पॉइंट है मोदी गिलानी मिलर सिद्धांत निगम करों की उपस्थिति में। मोदी गिलानी मिलर का मूल सिद्धांत निगम करों की उपस्थिति में। मोदी गिलानी मिलर का मूल सिद्धांत है संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन से संस्था की समस्त पूंजी लागत व संस्था कुल मूल्य अप्रभावित रहता है। निगम करों की उपस्थिति में सही नहीं है, क्योंकि निगम कर एक वास्तविकता है, यह जीवन का सत्य है, कर का होना भी। अतः यह स्वीकार किया गया कि कर निर्धारण हेतु ब्याज को कटौती योग्य व मानने से ऋण पूंजी के उपभोग की लागत कम ही आती है। अतः यदि कोई संस्था अपनी पूंजी संरचना में ऋण का उपयोग करती है तो संस्था की पूंजी की लागत कम ही होगी और संस्था का मूल्य हमेशा बढ़ेगा ही। उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तोलक वाली संस्था का कुल मूल्य बिना उत्तोलक वाली संस्था के कुल मूल्य से अधिक होगा। इसे रेखाचित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है इस प्रकार। और हमारा फोर्थ है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत शुद्ध आय सिद्धांत और शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का मध्य मार्गी है।
इसलिए इस सिद्धांत मध्यवर्ती सिद्धांत भी कहलाता है। ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी की लागत से कम होती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार एक संस्था अपनी पूंजी संरचना में एक सीमा तक ऋण पूंजी में वृद्धि करे और अपनी पूंजी की लागत को कम कर लेगी एवं संस्था के कुल मूल्य को बढ़ा भी सकती है। किंतु पूंजी संरचना में एक सीमा से ज़्यादा यदि हम लोग ऋण पत्र को लेते हैं तो हमारी पूंजी की लागत में वृद्धि होने लगती है और संस्था का कुल मूल्य भी कम होने लगता है। अतः सिद्धांत के अनुसार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि ऋण पूंजी और समता पूंजी का एक अनुकूलतम मिश्रण ही संस्था की लागत को कम कर सकता है और फर्म के मूल्य को बढ़ा सकता है। यह सिद्धांत अनुकूलतम पूंजी संरचना के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन का संस्था की समस्त पूंजी की लागत और कुल मूल्य पर पड़ने वाले प्रभावों को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण, शुरू में किसी संस्था के द्वारा पूंजी संरचना में ऋण का जब उपयोग किया जाता है तो पूंजी की लागत में कमी आती है और मूल्य बढ़ता है। इसका कारण यह है कि पूंजी की लागत स्थिर रहती है, समता पूंजी की लागत स्थिर है और ऋण में वृद्धि के कारण मामूली बढ़ती है एवं दूसरी ओर ऋण की लागत भी स्थिर है और उसमें मामूली बढ़त हो सकती है। क्योंकि पूंजी संरचना में ऋण के उपयोग को पूंजी बाजार में उचित नीति माना जाता है। द्वितीय चरण, किसी संस्था को पूंजी संरचना में ऋण पूंजी की मात्रा का एक निश्चित सीमा से अधिक उपयोग संस्था की पूंजी की लागत और फर्म के कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संस्था में वित्तीय जोखिम में वृद्धि होने के कारण पूंजी की लागत में होने वाली वृद्धि कम लागत की ऋण पूंजी के उपयोग से हुए लाभ को समाप्त कर देती है। इस प्रकार द्वितीय चरण में मध्यम विस्तार सीमा के अंदर एक विशेष बिंदु पर संस्था की समस्त पूंजी की लागत न्यूनतम और मूल्य अधिकतम होता है और इस विशिष्ट बिंदु पर संस्था की पूंजी संरचना अनुकूलतम होती है। तृतीय चरण, किसी संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी की एक जो निश्चित मात्रा है उसके बाद भी यदि ऋण का उपयोग किया जाता है तो संस्था की समस्त पूंजी की लागत में वृद्धि होगी और संस्था के कुल मूल्य में कमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूंजी संरचना में ऋण पूंजी की स्वीकार्य मात्रा के पश्चात अधिक मात्रा ऋण पूंजी में वृद्धि करने पर समता हितधारकों की दृष्टि में वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है और इस कारण समता पूंजी की लागत में होने वाली वृद्धि कम लागत वाली ऋण पूंजी के उपयोग से होने वाले लाभ से अधिक हो जाती है। इस प्रकार ये हमारा तीसरा चरण है। इसे हम ग्राफ द्वारा भी इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। एक्स अक्ष पर उत्तोलक की मात्रा है, वाई अक्ष पर पूंजी की लागत है और ये हमें बता रहा है कि फर्स्ट स्टेज में कैसे, सेकंड में और थर्ड में हमारे कैसे जो हमारी वो है समता पूंजी से लागत से होने वाला जो हमारे लाभ है वह ऋण पूंजी के उपयोग से होने वाले लाभ को समता पूंजी की लागत में होने वाली वृद्धि जो है वह ऋण पूंजी के अधिक उपयोग से होने वाले लाभ से अधिक हो जाती है, लागत अधिक हो जाती है तो हमारे लाभ कम होने जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए अनुकूलतम नहीं रहती है। थर्ड स्टेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।